डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए लास्ट तक। इसमें आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे विद इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में हम जो टॉपिक्स पढ़ते हैं वो हमारे इस टाइप के हैं। फर्स्ट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, laws of chemical combination, what is an atom, what is a molecule, writing chemical formula and molecular mass and mole concept। तो ये टॉपिक हैं जो हम इस चैप्टर के ड्यूरिंग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपको पता है बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट एंड ए प्रोडक्ट। रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से जो केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की ड्यूरिंग, वहाँ पे दो लॉज फंक्शन करते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है केमिकल रिएक्शन में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट का मास जितना होगा प्रोडक्ट का मास भी हमेशा उतना ही होता है। अब आपको पता है कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो हमेशा कोई नया एलिमेंट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 और फॉर्म हुआ तो हमारे पास बन गया H2O, यानी हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये रिएक्टेंट है एक रिएक्शन के लिए। और प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, वाटर। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि गैस, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, इन दोनों का मास वाटर के मॉलिक्यूल के मास के इक्वल होगा। और इसीलिए हम एक केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल reaction. This means that during a chemical reaction the sum of the masses of the reactant and product remain unchanged। तो वही बात है बच्चों, mass of reactant is always equal to mass of प्रोडक्ट। तो ये हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी भी दी गई है जिसमें आपको दिया गया है टेक सम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए कोनिकल फ्लास्क। तो इस एक्टिविटी को आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं कि यहाँ पे आपके रिएक्टेंट के रूप में दो एलिमेंट लिए गए, दो कंपाउंड लिए गए हैं, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ये आपका क्या है, रिएक्टेंट। जब इसका मास किया गया तो मास इसका क्या आया, 300.23 ग्राम। अब रिएक्टेंट ने रिएक्शन की, हमारे पास क्या बना, प्रोडक्ट। तो देखिए BaCl2 बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या बना, बेरियम सल्फेट वाइट पार्टिसिपेट एंड NaCl सॉल्यूशन। यानी हमारे पास एक तो बना है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और एक हमारे पास बना है बेरियम सल्फेट। तो रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट का मास किया गया तो प्रोडक्ट का मास भी कितना है, 300.23 ग्राम। यानी जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो कंपाउंड है वो डिफरेंट होगा बट उनके मास में कभी भी डिफरेंस नहीं आता है। मास इज ऑलवेज इक्वल, इट मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे नोट्स आप लिख सकते हो, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ पे चलते हैं। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सिंपल सा है आपके पास, मैं आपको यहाँ भी एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे हमने एक रिएक्शन की H2 प्लस O2 टू फॉर्म H2O, यानी यहाँ पे इस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, H2O। अब
फर्स्ट लॉ में तो हमने क्या लिया था, मास दोनों तरफ का इक्वल होता है। सेकंड लॉ में क्या लेते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं, तो इनका जो रेशियो होगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो 2:16 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन गैस की अमाउंट 2 ग्राम लेता हूँ, ऑक्सीजन गैस की अमाउंट 16 ग्राम लेता हूँ, तो मेरे पास 18 ग्राम वाटर बनता है। यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:16। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1:8। इट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 में पार्टिसिपेट करते हैं और वाटर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब कैसे रहेगा, तो हम नॉर्मली इसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन गैस की अमाउंट को कर दिया 2, तो ऑक्सीजन गैस की अमाउंट कितनी लेनी पड़ेगी रिएक्शन करवाने के लिए, 8 इंटू 2 यानी कि 16। मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन गैस की अमाउंट ले ली 3, तो मुझे ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट लेनी पड़ेगी, 8 इंटू 3, इट मीन्स 24। यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो हमेशा वही आएगा, 1:8। इट मीन्स किसी भी एक रिएक्शन में रिएक्टेंट है वो एक डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ये आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड लॉ है। तो थोड़ा उसको देख लेते हैं, नोट्स में क्या लिखा है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट दैट इन ए केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। वाटर ऑलवेज कंटेन्स 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो ऑफ 2:16। तो आपको एक एग्जांपल दे रखा है वाटर का, एक नीचे आपको एग्जांपल दे रखा है अमोनिया गैस का। तो अमोनिया की रिएक्शन अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करते हैं और अमोनिया फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को हेबर प्रोसेस भी बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, हेबर प्रोसेस। तो ये रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान रख लेना। यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है वो रिएक्टेंट हैं, तो ये किस एक कांस्टेंट रेशियो में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका रेशियो आपको दिया गया है। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट टॉपिक था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉज आपने पढ़ लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज एन एटम। एटम क्या है, तो एटम को समझाने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे डॉल्टन। डॉल्टन ने क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं। तो यहाँ पे आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस टाइप से आता है एग्जाम में, राइट द मेन पोस्टुलेट ऑफ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी है, उन्होंने क्या क्या आपके यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए। तो मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन कि क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इट मीन्स मैटर आप पढ़ चुके हो बच्चों, मैटर क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दोनों में पढ़ चुके हैं। एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ए मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास मास है वो क्या होता है, मैटर होता है। मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, उन स्मॉल पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, second, atom are individually and cannot be created or destroyed in a chemical reaction. It means atoms हैं वो क्या हैं, ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको आप नॉर्मली अपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के फर्स्ट लॉ से भी समझ सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी एटम है वो हमेशा क्या रहेंगे, जितने रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे, यानी वो ना तो क्रिएट होंगे नए और ना ही डिस्ट्रॉय होंगे। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड
प्रॉपर्टीज। इट मीन्स आपको अगर एक एलिमेंट दिया गया यानी मॉलिक्यूल, जैसे आपको मान लीजिए हाइड्रोजन दिया गया है, तो ये दो एटम से मिलके बना है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहे हैं H एंड H। तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, मास में एंड प्रॉपर्टीज में सेम होंगे। अगर आपको कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल दिया गया है, जैसे आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे देखिए C एंड O से मिलके बना है, यानी इसमें दो एटम है C एंड O, तो ये दोनों मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट होंगे। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था, यानी सेम एलिमेंट होगा तो एटम्स हैं वो मास एंड प्रॉपर्टीज में सेम होंगे, डिफरेंट होगा तो मास एंड प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होंगे। फिफ्थ, एटम कंबाइन इन ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी यहाँ पे आपका सेकंड लॉ से आप समझ सकते हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी हमेशा होल नंबर 1 2 3 4 इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एटम, और सिक्स्थ में आपको दे रखा है कि वो हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो या फिक्स्ड रेशियो में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिन्होंने एटम को समझाने के लिए थ्योरी दी थी, और ये 6 प्रिंसिपल्स बताए थे जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम साइड से भी। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है डेफिनेशन ऑफ एटम एंड साइज ऑफ एटम। तो एटम तो आपको पता चल गया कि कोई भी मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, यानी और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और जो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। तो यहाँ पे देखिए, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली and retains all its chemical properties. Atoms are very small in size and smaller than anything we can imagine or compare with. तो बहुत छोटा होता है। एटम रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। तो एटम को किस में मेजर किया जाता है, नैनोमीटर। एक नैनोमीटर इक्वल टू होता है बच्चों 10 की पावर -9 मीटर। ये आपको यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर, या 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। तो एटम की रेडियस को हमेशा किस में मेजर किया जाएगा, नैनोमीटर में मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है एटम की रेडियस, यानी कोई भी एटम है तो उसकी जो रेडियस है उसको नैनोमीटर में मेजर करेंगे। एटम है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। कुछ आपको दे रखा है, जैसे द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 10 की पावर -10 मीटर, यानी आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि हाइड्रोजन है उसकी एटॉमिक रेडियस कितनी है, 10 की पावर -10 मीटर, यानी -10 मीटर। तो आप समझ सकते हो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते एटम की साइज इतनी स्मॉल होती है। यहाँ पे आपको एक वर्ड जरूर ऐसा लग रहा होगा कि जो नया आया है और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे आप सोचोगे कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे एटम के साथ एक और वर्ड आता है एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी वर्ड आपके लिए नया है, इस चैप्टर में आगे भी बताएंगे, यहाँ पे ये वर्ड आया है तो ये बताना जरूरी है। कोई भी एटम है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब उसके हो सकता है कि वो एटम है वो अकेला नेचर में एग्जिस्ट कर पाए, यानी वो एलिमेंट अकेला नेचर में रह सकता है। कुछ ऐसे एटम होते हैं जो अकेले नहीं रह सकते, जैसे हीलियम है, तो हीलियम नेचर में हमेशा सिंगल रहता है, यानी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम हीलियम को बोलते हैं कि ये एक टाइप का मोनो एटॉमिक एटम है। क्यों बोला मोनो एटॉमिक? मोनो का मतलब है सिंगल, एटॉमिक का मतलब एटम, यानी ये नेचर में सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको एग्जांपल दिया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन है वो कभी भी आपको O की फॉर्म में नहीं मिलेगी। किस फॉर्म में मिलेगी? O2। इट मीन्स ऑक्सीजन है वो नेचर में डाई एटॉमिक फॉर्म में ही क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। तो कैसी फॉर्म में होगी? डाई एटॉमिक, यानी कि ऑक्सीजन की एटॉमिक नेचर क्या हुई? डाई एटॉमिक। ये मे नॉट एग्जिस्ट, तो ये इन्हीं
एटम के लिए आया है कि कुछ एटम है वो सिंगल फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास एटम का मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। लिखने के लिए आपको नोट्स हैं ही, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं हम, सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो आपको सिंप्लीफाई में बता देता हूं कि एटम्स को कैसे लिखा जाता है। देखिए एटम, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो सिंगल वर्ड के होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि हाइड्रोजन है। तो सिंगल वर्ड में जो भी एटम होगा, सिंपल सा तरीका है, उसको हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे नाइट्रोजन है तो एन हमेशा कैपिटल होगा। अगर आपने नाइट्रोजन को ऐसे लिख दिया स्मॉल एन तो वो आपका रोंग है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमेशा आपका कैपिटल में लिखा जाएगा। अगर आपने ऐसे हाइड्रोजन को ये इस टाइप से लिख दिया तो ये आपका रोंग है। सही वे कौन सा है कि अगर सिंगल डिजिट है तो हमेशा उसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। अब कुछ एटम ऐसे हैं जो डबल डिजिट में होते हैं, तो उनको लिखने का सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या होगा, कैपिटल, और सेकंड वर्ड हमेशा क्या होगा, स्मॉल। जैसे कि हमारे पास हीलियम है, अब आपने इसको दोनों वर्ड क्या लिख दिए, कैपिटल लिख दिए, या फर्स्ट वर्ड स्मॉल लिख दिया, सेकंड कैपिटल लिख दिया, तो ये दोनों तरीके आपके क्या हैं, रोंग हैं। सही तरीका कौन सा है, फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होगा और सेकंड वर्ड हमेशा स्मॉल होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आपको दो मैंने एटम लिखे हैं CO। अब आपको इसमें बताना है कि एटम कौन सा है और कंपाउंड कौन सा है। देखो बच्चों, एटम होता है सिंगल और कंपाउंड होता है जब एक से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए C एंड O दोनों क्या हैं, कैपिटल हैं। इट मीन्स ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, अलग अलग एटम हैं, ये कोई एक एटम नहीं है। तो C से हम किसको लिखते हैं, कार्बन, और O से किसको लिखते हैं, ऑक्सीजन। तो ये आपको पता है किसका फॉर्मूला है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कंपाउंड है न कि एटम। अब एटम को आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि एटम अगर दो डिजिट में है तो फर्स्ट डिजिट हमेशा कैपिटल होगा, सेकंड डिजिट हमेशा स्मॉल होगा। अब देखिए इस CO में फर्स्ट डिजिट C क्या है, कैपिटल, सेकंड डिजिट O क्या है, स्मॉल। इट मीन्स इसको हम बोलते हैं कोबाल्ट, और ये एक टाइप का एटम है। तो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि अगर दो वर्ड में एटम है तो फर्स्ट वर्ड हमेशा कैसा होगा, कैपिटल, और सेकंड कैसा होगा, स्मॉल। तो आपको अब इजीली समझ में आ गया होगा, यही चीज़ें इसमें लिखी हैं। द सिंबल ऑफ एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, लेटर से रिप्रेजेंट होगा। द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट बाय वन लेटर एंड द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू लेटर, यानी कुछ एक लेटर से होते हैं, कुछ दो लेटर से होते हैं। इफ द सिंबल हैज ओनली वन लेटर इट शुड बी रिटन एज कैपिटल लेटर, अगर एक में है तो कैपिटल लिखा जाएगा। इफ द सिंबल हैज टू लेटर, अगर दो लेटर हैं, देन द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर एंड द सेकंड लेटर शुड बी स्मॉल लेटर। अगर दो लेटर हैं तो फर्स्ट हमेशा कैसा होगा, कैपिटल होगा, सेकंड स्मॉल होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, एल्यूमिनियम तो A कैपिटल है, L स्मॉल है। आर्गन A कैपिटल है, R स्मॉल है। बेरियम B कैपिटल है, A स्मॉल है। बोरोन सिंगल लेटर है तो सिंगल कैपिटल है। तो ये आपका एटम्स लिखने के लिए डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक मास। अब देखिए बच्चों, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल एक बैग में शुगर दे दी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये शुगर का मास कितना है, या इसका इसका मास क्या है, या कितनी अमाउंट में ये है। तो हमें हमारे पास कुछ मेजरमेंट हैं, जैसे हमारे पास 1 kg मास, 2 kg मास, 3 kg मास, इस टाइप के मेजरमेंट हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि ये शुगर कितनी है। उसी टाइप से अगर हमारे पास कोई एक एटम दे दिया जाए तो हम कैसे मेजरमेंट करेंगे कि इस एटम का मास क्या है, इस एटम
तो इसके लिए हमने क्या किया है, कार्बन एटम को क्या माना है, मेजरमेंट के फॉर्म में माना है। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12, इसके 1/12 पार्ट, जिसका लगभग एटॉमिक मास आप 1 मान सकते हो, इसके 1/12 पार्ट के इक्वल हमने एटॉमिक मास को क्या किया है, मेजरमेंट किया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को रखा गया, यहाँ पे कार्बन के 1/12 पार्ट को रखा गया, तो जो इक्वल हुआ, तो हाइड्रोजन का मास 1 पार्ट के इक्वल था, यानी मास लगभग क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट 1 हो गया। तो इस टाइप से हमें एटॉमिक मास मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या किया, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को हमें एक मेजरमेंट के फॉर्म में ले लिया। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। सिंस एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, इट्स मोस्ट मास इज वेरी स्मॉल एंड डिटरमाइनिंग इट्स मास इज वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत स्मॉल साइज है तो मास निकालना थोड़ा मुश्किल है। सो द मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ ए स्टैंडर्ड एटम, यानी किसी भी मास को कंपेयर करने के लिए हम कोई एक स्टैंडर्ड एटम लेंगे, जो हमने क्या लिया है, मैंने आपको बता दिया, कार्बन 12। द एटम विच इज considered as a standard atom for comparing the masses of other atom is carbon 12 atom whose atomic mass is 12U। तो किसको स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में या स्टैंडर्ड एटम के रूप में लिया है, कार्बन 12। 1 atomic mass unit is the mass of 1/12 the mass of a carbon 12 एटम, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट है AMU, एक AMU किसके इक्वल होगा, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी इसका लगभग मास हो जाएगा 1, तो जिसको हम किसी भी एटम के इक्वल रखेंगे। ये सिंपल सा समझने के लिए, मान लो मुझे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालना है, तो वही बात है कि इसको मैंने लिया ऑक्सीजन को, और एक पलड़े में मैंने क्या रख दिया, कार्बन के 1/12 पार्ट की यूनिट रखता गया। मान लीजिए मेरे पास इसकी यहाँ पे 16 यूनिट रखी गई, इट मीन्स ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, लगभग 16 AMU हो गया। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसके लिए हम लिख लेते हैं AMU या फिर U लिख देते हैं डायरेक्ट। तो जैसे कुछ आपको एटॉमिक मास दे रखे हैं, हाइड्रोजन का होता है 1U, कार्बन का होता है 12U, नाइट्रोजन का होता है 14U। इन सब का मास कैसे निकाला गया आपको पता चल गया, कार्बन को स्टैंडर्ड यूनिट मानकर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ मासेस दे रखे हैं, तो ये मास आपको NCERT में जो दे रखे हैं वो मैंने यहाँ सारे लगभग ले लिए हैं। ये मास अगर आप याद कर लोगे, और इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो कुछ मासेस यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ये मास आप याद कर लीजिए। तो ये आपका लिए चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट लेके जल्दी ही आएंगे, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।